0. Also find the gravitational potential at the point. आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसी में आपको कवर करना है इसको। चलो थोड़ा इसको अब समझना शुरू करते हैं। पहले लिखा है कि कहाँ पे फील्ड जीरो होगा। जैसे आप लोग पढ़ते थे कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पे तीसरे चार्ज को रखा जाए, याद आ रहा है? और किस लिए रखा जाए? जिससे कि दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। वही तरह का ये भी सवाल है कि अगर वहाँ पे इक्विलिब्रियम है तभी तो फील्ड जीरो होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होने का मतलब फोर्स जीरो हो जाए। तो बच्चों मैंने वो पॉइंट यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे, और ये डिस्टेंस हो गया x, तो इधर हो जाएगा 9r माइनस x। अगर आपको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात याद आ रही होगी तो 9r माइनस x अपान x बराबर अंडर रूट 9m अपान em लिखा था, याद आया? उसी के पैरेलल का सवाल लिया था। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गया। मान लो आपको नहीं भी याद आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सेट करो। इसका फील्ड E1 होगा और इसका फील्ड E2 होगा, दो बॉडी है ना। और अगर दोनों फील्ड की, दोनों बॉडी के फील्ड की बात करें तो इसका अपनी तरफ होगा, इसका अपनी तरफ होगा, और दोनों जहाँ पे बराबर होगा वहीं तो जीरो होगा। अब लिखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, तो इसलिए हमें E1 और E2 को बराबर दिखाना है। अब मैं सॉल्यूशन का पार्ट ले लिया। चलो बच्चों, अब आप लिखोगे E नेट बराबर जीरो। E नेट बराबर जीरो मतलब E1 बराबर E2 आपने लिखा। E का मान होगा gm अपान x स्क्वायर ना, बराबर g, वहाँ पे 9m अपान 9r माइनस x स्क्वायर होगा। फिर आप लिखोगे 9r माइनस x अपान x बराबर आएगा रूट में 9 अपान m बाई m, चलो बराबर आ गया 3। फिर आपने लिखा 9r बराबर 4x, 9r बराबर 4x, तो x का मान आया 9r बाई 4। वो लोकेशन आया जहाँ पे फील्ड जीरो हो गया। अगर हम वहाँ से किसी बॉडी को फेंकें तो उस बॉडी को उस जगह कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी के अगेंस्ट। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि किसी बॉडी को वहाँ पे फेंकें जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगभग जीरो हो जाए, वहाँ से ले जाके स्केप करिए तो फ्यूल कम लगेगा, ईंधन कम लगेगा। तो जहाँ पे फील्ड जीरो है, क्योंकि यहाँ कोई अगेंस्ट वर्क ही नहीं होगा, कोई फोर्स ही नहीं है, तो वहाँ पे जो भी एनर्जी है उसकी अपनी पूरी एनर्जी होगी। तो इस जगह E का मान जीरो है। खैर अभी आपने जो सवाल देखा वो आ तो गया। बच्चों अब आगे बढ़ा लो। अब आप इस बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे, ये इधर। अब इस बॉडी को हमें प्रोजेक्ट करनी है और कितना स्पीड दिया जाना है, दिस इज़ नोन एज स्केप, क्योंकि इसको इन्फिनिटी पे जाना है। अब उस स्पीड को मैंने स्केप बोला। अब मैं कैलकुलेशन का दूसरा सेगमेंट ले रहा हूँ। चलिए आप लोग को कुछ तो बात बतानी होगी ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेना है, आप ले लो।
हाफ, पहले तो फार्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। अब आप इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी जो देंगे हाफ mv², e², पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, यहाँ का मास कुछ मास दिया होगा m0, लिख लेना m0, यहाँ पे मास है बॉडी का m0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, एक इससे भी आएगा और एक उससे भी आएगा ना, दोनों से आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो आएगा -g कैपिटल M ये वाला इंटू m0, यहाँ पे m0 करो अपान x। हाँ, फिर दूसरा भी आएगा -g 9m इंटू m0 अपान 9r - x और मस्ट बी इक्वल टू 0 हो गया। अब आपने क्या किया, हाफ m0 v² बराबर gm कॉमन ले लिया, m0 भी होगा बाहर कर लिया बच्चों, 1/x प्लस 1/9r - x आएगा। मैंने मास इसलिए नहीं दिया कि हमने इसके वेलोसिटी पूछा था तो मास की ज़रूरत नहीं थी, आपने माना फिर वो हटा भी दिया। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, अब तो कर ही लोगे। तो बच्चों v का मान क्या हुआ, फिर अंडर रूट के अंदर 2gm अपान r आता है फार्मूला में, तो 1/x प्लस 1/9r - x हो गया। सही है। अगर दो बॉडी है तो आप ऐसे लगा लेंगे, और भी बॉडी हो तो और से भी हम निकाल लेंगे। अब आपको x का मान जो आया हुआ है कितना आया था, ज़रा देखो कॉपी में, 4 आ रहा था क्या, 9r/4, हाँ 9r/4 है। अब 9r/4 कर दो, जो आएगा लिख लेना, इधर मैं भी लिख दूँ, आप हमें बता दो। 2gm 4/9r और प्लस x बराबर कितना आया था, 9r/4 था ना। हाँ, तो x नीचे लिखे हो ना आप, तो जब 9r/4 करोगे तो 4/9r नहीं हो जाएगा, सही है ना। अब दूसरे वाले में क्या आएगा, x की जगह लिखोगे 9r/, एक मिनट जरा कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है क्या, देख लेता हूँ। यहाँ से देखो, x की वैल्यू आपने निकाला था तो 9r/4 आया था, चलिए। और यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है, तो सही तो है ना, उसको लगा लो, 27 आएगा ना अब तो। हाँ, तो 4 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, नीचे बस 27r हो जाएगा, और क्या। यहीं पे 9r/4 करना, 36 - 9 27/4, बाकी अब लगा लो, अब कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा लिख लेना। एलसीएम ले लोगे तो 27 ही आएगा, ये 14 और 16 2 जा 32, तो लास्ट का रिजल्ट अगर लिखवाना चाहो तो लिखवा दो, रूट के अंदर 32gm अपान 27r, बस इतना बहुत कर दिया। अब आपको एक सवाल और बोला था कि पोटेंशियल बताओ उस पॉइंट पर। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ऑल द सराउंडिंग मास, इसी जगह पोटेंशियल भी निकालना है, तो पोटेंशियल भी निकालना है, तो पोटेंशियल निकाल लो। बच्चों ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर m0 डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल हो जाएगा कि नहीं। चलो लेकिन निकालेंगे हम, माइनस प्लस साइन का भी प्रॉब्लम है ना, इसलिए पोटेंशियल को निकालेंगे। देखिए तीसरा रिजल्ट हम लेने जा रहे हैं,
यहीं बगल में दिखाते हैं। अब जो लोगों का आंसर अभी भी मान लो ना आया हो तो वो बताना। पोटेंशियल उसी पॉइंट पर फार्मूला पढ़ो। V बराबर क्या लिखोगे, -gm अपान x, बस। दूसरा -gm अपान 9r-x हो गया, बस माइनस साइन लगाना है। और 1/x प्लस 1/9r-x, x की वैल्यू रख दोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। अब x की वैल्यू लिखोगे तो 4/9r, यहाँ पे लिखोगे 4/27r। तो वैल्यू तो वहाँ निकाले थे, बस माइनस लगाना था। कहीं छूट गया है क्या कुछ? अच्छा, m की जगह 9m है, हाँ उसे 9m करो। दूसरे वाले का मास ये वाला 9m दिया था तो 9m हो जाएगा। उसमें लिखे थे ना 9m, हाँ उसमें लिखे थे बच्चों। जब 9m, मैं लगता है कि जब 9m आप लिखे थे तो 9 कहाँ चला गया, वो छूट गया है क्या? अच्छा, उसी को यहाँ पे 9 तो छूट गया है, 9 कर दो, 9 कर दो, छूट गया था ये ठीक कर लो, अभी बना लो। सब जगह 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, 9 × 4 हो जाएगा। ऐसे ठीक कर लो। देखो यहाँ ध्यान से चीज़ें, पोटेंशियल जब निकाले तो ठीक किए, कोई चीज़ पकड़ में आ गया। अब इसे लगा ही लेना आप लोग। अब ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो गया। अब 36 इंटू क्या करोगे, 3 करोगे, ये वाले में 2gm 27r और यहाँ पे 12 और प्लस 36, यही आ रहा है क्या? चलो जो आएगा लिख लेना। कैलकुलेशन एक बार सब लोग थारोली देख लिया करो, उधर गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको देखो, ये वाला अब सॉल्व करके लिख लेना। यहाँ पे 9m था तो यहाँ भी 9 हो गया और यहाँ पे 36 हो गया, बस। अब इसे कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल नेगेटिव में आया, V का मान आ गया। तो अभी मैंने ये डिस्कस कर रहा था कि एस्केप स्पीड क्या है। अब इसके बाद दूसरा नंबर लिखो, ऑर्बिटल स्पीड। एस्केप के बाद किसका नंबर आएगा? ऑर्बिटल। अब कोई स्पेस से चला गया तो अच्छी बात है, अरे रहे, घूमता रहे, दूर रहे, ज़रूरत पड़े तो पकड़ लाओ। तो अब हम लोग एस्केप को, मैं तो बाहर ही फेंक आया, ऐसा स्पीड दिया कि वो चला ही गया बेचारा, अब आएगा ही नहीं। हमें अच्छा नहीं लग रहा तो उसको दूर कर दो, दूर वो टहले घूमे। तो इसलिए अब दूर वाला स्पीड को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। तो अगला पॉइंट लिखो, ऑर्बिटल स्पीड। एस्केप स्पीड के बाद अब कौन सा नंबर आने वाला है? ऑर्बिटल स्पीड। सब लोग तैयार? चलो तब थोड़ी अगली बात शुरू करें। ऑर्बिटल स्पीड। अब बच्चों मेरे को ऑर्बिटल स्पीड पढ़नी है। देखो इसमें क्या है कि कोई बॉडी, ऑर्बिटल का मतलब है कि कोई बॉडी होगा जिसका मास cm है, इसके चारों तरफ कोई बॉडी को चलाना है। अब हम देखेंगे कि क्या इस बॉडी के चारों तरफ कोई बॉडी चलने को तैयार है। अगर चलने को तैयार है तो उसकी चलेगी तो क्या स्पीड होगी। अब ये सेंट्रल बॉडी इम्पॉर्टेंट हो गया। अभी मैं यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा था और अब हम चाहते हैं कि कोई बॉडी को
इसके चारों तरफ मोशन करवाना है। तो क्या स्पीड होना चाहिए जब वो मोशन कर रहा हो? तो उसके लिए हमें ऑर्बिट बनानी होगी। ऑर्बिट बना देते हैं बच्चों, ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में एक सेंट्रल बॉडी को रख लेते हैं। ये सेंट्रल बॉडी है, ये वाला। इसका मास कैपिटल M है और ये जो दूसरा बॉडी है इसके ऑर्बिट में है, इसका मास कुछ m0 है और ये मोशन में है, और मोशन में है तो इधर इसकी अपनी कोई स्पीड होगी, ऑर्बिटल स्पीड v0। अगर ये मोशन में है तो क्या स्पीड होगी और फिर कितनी एनर्जी होगी, अब ये सब कैलकुलेशन का सब्जेक्ट हो गया। देखो इसका जो रेडियस होगा, कहाँ से लोगे? सेंटर से, इसके सेंटर से लेना है ऑर्बिट का रेडियस। बच्चों ये ऑर्बिट का रेडियस r है। तो अगर ये बॉडी मोशन में है ना, तो इसका एक ही तरीका होगा, ये एक फोर्स इधर लग रहा है सेंट्रीपिटल और उसको बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल रियल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, और इधर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल है mv² बाई r है। m0 इसका मास और r रेडियस, v0 इसकी ऑर्बिटल स्पीड। तो बच्चों अब लिखो आप लोग mv² बाई r बराबर g m0 m gmm अपान r²। m0 से m0 कैंसिल हो गया तो ऑर्बिटल स्पीड आया रूट के अंदर gm अपान r आया, ये ऑर्बिटल स्पीड हो गया। अब इसकी ऑर्बिटल स्पीड हो गई। अब एक बॉडी अगर अर्थ मान लो, या एस्केप स्पीड से हम यहीं पे कंपेयर करें, अर्थ बाद में लेना। अब अगर ये कहा जाए कि एस्केप स्पीड क्या होगी, एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी, अगर बॉडी के सरफेस से आप फेंकोगे और स्पेस में चला जाए तो एस्केप स्पीड का फार्मूला याद करो, √2gm/r था। ये एस्केप है और ये ऑर्बिटल है। अब ये वाला एस्केप स्पीड को हम नंबर 2 डालेंगे और इसको नंबर 1 डालेंगे। अभी लिखा जा रहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एस्केप स्पीड बराबर हो गया √2 इंटू ऑर्बिटल स्पीड। तो बच्चों अगर ऑर्बिटल स्पीड निकालना है तो एस्केप स्पीड बाई √2, मतलब हर बॉडी के लिए ऑर्बिटल स्पीड होगी 70.7% ऑफ एस्केप स्पीड। अगर किसी का एस्केप स्पीड दे दे, किसी भी बॉडी का एस्केप स्पीड दे दे, किसी भी बॉडी के लिए एस्केप स्पीड पता चल जाए तो उस बॉडी के लिए ऑर्बिटल स्पीड पता चल जाएगा कि नहीं? 70.7% निकाल लेना। जैसे मैंने बोला कि एक हैवी बॉडी है और उसके सरफेस पे एस्केप स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड है, 10 किलोमीटर पर सेकंड है। तो पूछा है कि बताओ फिर उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? जल्दी से आ गया, 7.70 कर दिया, काम ख़त्म। समझ आया? तो ये दोनों में रिलेशन आ गया। अब अगर लिखा जाए फॉर अर्थ
तो एस्केप वेलोसिटी कितना है 11 नहीं फार्मूला √2g/e बराबर हमने निकाला 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बच्चों बताओ अब आप 2g/e। हाँ, अब आप लोग ये बताओ इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा। कॉन्सेप्ट जो भी आपके पास है ना उसका यूज़ करो। तो Gme/r, r का मान क्या होगा re + h, re + h मतलब यहाँ चित्र में देखो आप, एग्जाम्पल बन रहा है इसलिए फिगर एक बनाना होगा फिर से। अर्थ के लिए, अर्थ हमारा स्पेशल केस है तो अर्थ के लिए हमें सिंसियरिटी के साथ देखना होगा। अब देखो जैसे ये ऑर्बिट है ना, इसका अर्थ का ऑर्बिट है ये, और इस ऑर्बिट में कोई बॉडी का मोशन है, ये चल रहा है, ऑर्बिटल स्पीड, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है। अब अगर हम अर्थ पे हैं तो अर्थ से आपको रियल में सोचो कि कोई चीज़ को मेजर करना है कि कहाँ पे है, तो क्या हम सेंटर से मेजर करेंगे? हमें कहाँ से दिखेगा? सरफेस से दिखेगा। तो इसलिए जो मेरे लिए आसान है वो बात सोचो, ये आप यही तो मेजर करते हो ना कि अर्थ से कितनी ऊंचाई पे ये बॉडी है, तो अर्थ से, अर्थ के सरफेस से मतलब। और अब ये हो गया आरी, तो इसलिए स्मॉल r की जगह क्या लिखोगे re + h। हाँ, अगर वो बॉडी वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, अगर ये लिखा जाए ऑर्बिटिंग बॉडी वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बहुत करीब है, तब इतना करीब है कि h लगभग 0 है। h का मान हमने लगभग 0 कर दिया, मतलब h को नेग्लिजिबल कर दिया, बहुत पास है। तब उस सिचुएशन में ऑर्बिटल स्पीड तब कितनी आ जाएगी, ये वाला, इस केस में अगर अर्थ के बहुत करीब है बॉडी जो घूम रही है ऑर्बिट में। तो बच्चों अब इतना तो आपको तुरंत बताना चाहिए था। हाँ, अब आप लिखोगे ऑर्बिटल स्पीड √2 नहीं Gme/re, और Gme बराबर GRE², तो बराबर √GRE आ गया। और या आप ये लिख सकते हैं स्केप स्पीड / √2। अब आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि ऑर्बिटल स्पीड जो लिखते हैं स्केप स्पीड / √2, तो वो ऑर्बिट कहाँ होना चाहिए? वही होना चाहिए जहाँ से उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए। समझ गए? तो ऑर्बिट कहाँ होना चाहिए? वहीं जहाँ से उसको इनफाइनाइट में फेंका जाए, उसी जगह लगेगा, बाकी जगह नहीं लगेगा। पता चला फेंके हो अर्थ से स्केप और ऑर्बिट ढूंढ रहे हो 500 किलोमीटर ऊपर, तो बराबर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये इसलिए इसको डेवलप किया जा रहा है कि बाई √2 कहाँ आया, तो ये कहाँ आया? अर्थ के सरफेस पे जहाँ से स्केप किया, लगभग उसी ऑर्बिट में बॉडी को घुमाना है। तो उस कंडीशन में 70.7% ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू स्केप का बन जाएगा। तो स्केप का 70.7 बन जाएगा। तो बच्चों इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आ जाएगा लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अगर कोई बॉडी अर्थ के करीब से फेंक ऑर्बिट में घूमे तो उसकी स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी। इतना रख दो, किसी आदमी का इतना स्पीड दे दो, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देगा। समझ गए? इतने स्पीड से घूमने लगेगा। ऑर्बिटल स्पीड है। अब थोड़ा आगे कुछ बात बताने के लिए रेडी हैं सब लोग? अच्छा, नहीं रेडी हो तो यहीं समझो। अब अगर यहाँ से इस बॉडी को हम बाहर निकालना चाहते हैं, स्केप स्पीड देना चाहते हैं, तो कितना देना पड़ेगा? यहाँ से नहीं, वहाँ से। यहीं ऑर्बिटल है और यहीं स्केप है, यही बता रहा था। तो अगर इस बॉडी को
इस बॉडी को अगर मैं ऑर्बिट से निकालना चाहता हूँ तो उसकी स्पीड कितना कर दिया जाए? 1.4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, 1.41 टाइम्स बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाए 1.41 V0, मतलब हो गया V0 प्लस 41% ऑफ V0। जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल कि ऑर्बिट से बॉडी को निकालना है तो उसकी स्पीड बढ़ा दिया जाए कितना परसेंट? कितना परसेंट? 41%। यही आंसर था। लिखा था कि बॉडी को जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसको ऑर्बिट से निकाल के बाहर करना है, उसको ऑर्बिट से निकालना है, ऑर्बिट से निकाल के इन्फिनिटी में डालना है। तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कहा जाए तो कितना बढ़ाओगे? तो आंसर कितना है? 41%। समझ आया ये बात? अब ये नहीं कि ऑर्बिटल यहाँ का निकालो और स्केप यहाँ निकालने में √2 मल्टीप्लाई कर दो ना, सेम प्लेस पे होना चाहिए। इसलिए इसको डिस्कस किया जाता है कि हम अर्थ सरफेस पे निकाल के वैल्यू मैच करा दें और याद भी रहे कि 7.9 होता है। तो बच्चों ये बात क्लियर हुआ। अब चलिए वो कितना स्पीड आप बढ़ा दोगे कि वो भाग ही जाएगा, वो देश दुनिया छोड़ के निकल लेगा, ऑर्बिट से निकल के चल देगा। तो ऑर्बिट में निकालने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो चलो और काम समझ लो। अब ऑर्बिटिंग बॉडी के लिए हम बात करेंगे, फॉर ऑर्बिटिंग बॉडी। बच्चों बताओ काइनेटिक एनर्जी, ऑर्बिटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी को के लिखेंगे, समझ समझ के बोलना है, ठीक है? एकदम आराम से बताना। हाफ m और ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर ना। ऑर्बिटल स्पीड अभी आपने पढ़ा है Gm/r। m0 लिखा है कि m लिखा है? मैंने तो सभी जगह m0 लिखा है, तो इसलिए आप m0 ही लिखे रहें, कोई नया सिस्टम ना डेवलप करो, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो प्लस आ गया यहाँ पे Gm/2r, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर ऑर्बिट में कोई बॉडी मोशन कर रहा हो और पूछे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो, स्मॉल r दिया रहेगा, रख लेना। अब बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी निकाले तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। ऑर्बिट में जो बॉडी चलेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब u का मान बताना चाहिए ना आपको, -Gmm0/r, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी, समझ लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, ये अनऑफिशियल है। अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो कुछ x है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -2x है। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ज़्यादा है, 100 रुपये है तो यहाँ -200 रुपये है। हाँ, तो उतने काइनेटिक एनर्जी से छोड़ के चले जाओगे। जीने खाने तक के लिए तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ज़्यादा तो पोटेंशियल ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, -2x है, उसका डबल है, नेगेटिव में डबल है। अब आपको निकालना पड़ेगा टोटल एनर्जी। देखो ये एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, इसको, ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये बुद्धि में आने का पार्ट है, कि बुद्धि में चले कि हो क्या रहा है। अब आप लिखोगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी E बराबर K+U, और K+U बराबर लिखोगे तो आ जाएगा Gmm0/2r। एग्जाम्पल टोटल एनर्जी बराबर -x। तो टोटल एनर्जी -x है, तो क्या वो ऑर्बिट को छोड़ के जाएगा?
नहीं, बाइंडिंग है, ऑर्बिट छोड़ के नहीं जा सकता। जीवन भर उस ऑर्बिट में घूमेगा क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव। और अगर आपको ऑर्बिट से निकालने का इच्छा है तो इसकी टोटल एनर्जी कम से कम 0 कर दो, उसका कर्ज मुक्त कर दो, छोड़ के भाग जाए। तो अगर हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं, यू ट्राई टू लीव इट्स ऑर्बिट, इसको ट्राई करो ऑर्बिट से निकलवाने के लिए, तो कैसे करोगे? उसकी कुल एनर्जी तो नेगेटिव है ना, तो कुल एनर्जी क्या कर देना है, 0। तो उसकी कुल एनर्जी 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पास से एनर्जी देना पड़ेगा, चाहे जैसे दो, चाहे जाके खुद ही धके लाओ, आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। और जितनी एनर्जी आप दोगे जिससे कि वो ऑर्बिट को छोड़कर चला जाए, उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर विच ऑर्बिटिंग बॉडी कैन लीव इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट को छोड़ के चला जाए, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी दे दो तो ये ऑर्बिट को छोड़ेगा और निकल लेगा इस दुनिया से कहीं और। अब आगे बढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी for which body can leave its orbit, ऑर्बिट को छोड़ दे। कैन लिखा है, कैन का मतलब वो फ्री हो जाए, और उस सिचुएशन में आप यहाँ लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी 0। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी बराबर आया प्लस जी mm0/2r, मतलब उसको कितनी एनर्जी दे दी जाए, उसी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर की एनर्जी दे दी जाए। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है तो कितना एनर्जी और दे दें कि वो भाग जाएगा, 100 जूल और दे दो। तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जैसे किसी ने बोला कि एक बॉडी घूम रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, उसको ऑर्बिट से निकालना है, क्या करें? बोलो कुछ मत करो, उतना और दे दो जितना लेके घूम रहा है, भाग जाएगा। इसका मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के, इतनी एनर्जी की ज़रूरत है उसको सरफेस, उसको ऑर्बिट से निकालने के लिए। बच्चों अब कहानी आई दूसरी बात की। अब ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ पहचानने के लिए स्कूल में आता था, एग्ज़ाम में इधर भी आता है, जेईई मेंस में आता है, नीट में आता है। इधर आर है, आर माने आर क्या है, ऑर्बिट का रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, डिस्टेंस नहीं है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ज़्यादा एनर्जी है तो छोटा ऑर्बिट बनेगा, और कम एनर्जी है तो बड़ा ऑर्बिट बनेगा। सही है। काइनेटिक एनर्जी में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, Gm/2r ही तो है। स्मॉल आर से कैपिटल आर कैसे हो गया, स्मॉल आर था ना यहाँ, हाँ उसको देखते रहा करो। हाँ जो मैं बात कर रहा था, अगर R का मान छोटा है तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, और R का मान बड़ा है तो बाइंडिंग एनर्जी कम है। आपके एग्जाम में नीट के पेपर का सवाल है कि एक बॉडी ऑर्बिट में है जिसका रेडियस कम है, और एक बॉडी ऑर्बिट में जिसका रेडियस ज़्यादा है, दोनों का मास इक्वल है, सेंट्रल बॉडी एक ही है, तो किसमें से बॉडी को निकालना आसान है, छोटे ऑर्बिट से कि बड़े ऑर्बिट से? तो बड़े ऑर्बिट से निकालना आसान है, छोटे ऑर्बिट से निकालना मुश्किल है। हाँ, जो नज़दीक है उसको दूर करना मुश्किल होता है, और जो दूर है उसको तो कुछ का तो दूर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ है। अब यहाँ पे एनर्जी और आर में हम ग्राफ बनाएंगे।
एनर्जी और आर में। तो कुछ ग्राफ हम बना रहे हैं, आप पहचानना। पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। एक कोई आर को मैं फिक्स कर रहा हूँ, बच्चों यही आता है जो अभी अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप इसमें बताओ इन दोनों में कौन इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तीन पहचानना है। ये वाला कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक की पोटेंशियल? पोटेंशियल कैसे जाना? किसी आर पे यू का मान, किसी आर पे ये का मान, उसी आर पे ये का मान। अब हमने क्या कहा था कि एक है -2x, एक है -x, दूसरा वाला क्या आया था? प्लस क्या? प्लस x है। देख लो, देखेंगे ज़रूर। काइनेटिक, हाँ देख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी x है ना, और पोटेंशियल एनर्जी -2x है, और मैकेनिकल एनर्जी -x है। चलो ठीक है। अब ये वाला कौन सा एनर्जी है? ये वाला टोटल एनर्जी होगा, शाबाश। और ये वाला, अब टोटल एनर्जी और काइनेटिक बराबर था क्या? तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो देखो ये काइनेटिक हो गया, ये पोटेंशियल हो गया, और ये टोटल हो गया। और इसी को हम लोग आर बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी बराबर हो गया। ये पहचानना है ना, देखो उल्टा ना होने पाए। ये पोटेंशियल यहाँ है और टोटल बीच में है, ये पहचानना रहता है। उसमें 1 2 3 करके